छायावाद की आज हमारी दूसरी क्लास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास को पढ़ चुके हैं और बदलते हुए पैटर्न के अनुसार काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला की जन्म तिथि को लेकर आलोचकों में मतभेद है। सबसे पहले इस चीज को आपको याद रखना है और यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट ये तथ्य है। इसमें आपको याद रखना है किस-किस के अनुसार यहाँ पर अलग-अलग कौन-सा जो तिथि है वो मानी जाती है, तो यहाँ पर भी ये रेफ़रेंस मैंने डाल रखा है। तो निराला की जन्म तिथि को लेकर जो आलोचक हैं वो क्या मानते हैं? 1896 ईस्वी इनका जो जन्म है वो किसने माना है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश नामवाची आपका ग्रंथ है 1897 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है, जबकि 1899 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना है। 1899 आप जानते हैं हम सभी 1899 ईस्वी है जो सर्वमान्य है और जिसे हम सब लिखते भी हैं। इसमें और ये कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में वसंत पंचमी के दिन, ठीक है? वसंत पंचमी का दिन था और रविवार का दिन था। इनके पूर्वज उन्नाव जिले के रहने वाले थे। ये आपको याद रखना है, इनके जो पूर्वज थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो उन्नाव जिले के रहने वाले थे। लेकिन जो सूर्यकांत निराला जी का जो जन्म हुआ था, वो जिला मेदिनीपुर बंगाल के अंदर हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका निधन 1962 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है? नगेंद्र जी के अनुसार इनका जो निधन है वो 1962 में हुआ था, इलाहाबाद के अंदर। तो ये जो पॉइंट है वो आप अच्छे से थोड़ा याद रख लेना और इस क्लास में आपको काफ़ी सारे तथ्य नए-नए देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें नई-नई देखने को मिलेंगी, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न बदलते हुए पैटर्न के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास ज़रूर देख लेना, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी तरह से आपको कंटेंट को थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनके सूरज कुमार यानी कि सूरज कुमार एवं सूर्य कुमार आदि नाम भी मिलते हैं। ये सूर्यकांत जी का जो नाम है वो मूल नामों में अगर हम बात करें तो रविवार रविवार आप जानते हैं किस दिन का, ये सूर्य का वार कहा जाता है। इसको रवि का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है? तो इसे सूर्य का वार कहा जाता है। इस दिन सूरज कुमार सूर्य कुमार आदि नाम मिलते हैं। इनके पिता का नाम था पंडित राम साय और माता का नाम था रुक्मणी देवी। पत्नी का नाम था मनोहरा देवी और पुत्री का नाम था सरोज। प्रथम विश्व युद्ध की महामारी में इनकी पत्नी का निधन हो गया था, ये आपको याद रखना है। एकमात्र पुत्री थी, सरोज ही जीवित रही। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो एक महामारी में इनकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके बाद केवल अरे भाई, एकमात्र पुत्री इनकी सरोज ही जीवित रही। शादी के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी बेटी 18-19 साल की थी तो शादी उसकी करा दी और उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। निराला रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक परिवेश से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी विवेकानंद जी ने, ठीक है? और निराला इन दोनों से बहुत ही प्रभावित थे इनके दार्शनिक परिवेश से। ठीक है, आज थोड़ी-सी मतलब देखो खाँसी-वाँसी सी हो रही है 2-3 दिनों से, लेकिन क्लास लेना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं ले रही हूँ। तो माफ़ करना भई, है ना? डिस्टर्ब नहीं होना, आप क्लास देख लेना, आगे बंद हो जाएगी। उपनामों की अगर बात करें तो नए कवियों का गोरखनाथ निराला जी को कहा जाता है बसंत का अग्रदूत, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, पथ प्रदर्शक, ठीक है? इन सबका पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। मतवाला पत्र का संपादन सँभालने के बाद अपने निराले व्यक्तित्व के अनुरूप इन्होंने निराला उपनाम रख लिया था। ये मतवाला जो पत्र था इसका संपादन किया था किसने? निराला जी ने और इसके बाद अपने निराले व्यक्तित्व के अनुसार ही इन्होंने अपना नाम भी निराला रख लिया था। तो इतने सारे ही उपनाम याद रखना। गंगा प्रसाद पांडेय द्वारा महाप्राण निराला आलोचना ग्रंथ में इनको महाप्राण उपनाम भी प्रदान किया गया था। महाप्राण निराला के रूप में
ये जो नाम है वो किसने दिया था? तो ये गंगा प्रसाद पांडे जी ने दिया था। और ये ग्रंथ लिखा था महाप्राण निराला के नाम से गंगा प्रसाद पांडे जी ने। इसमें महाप्राण नाम दिया था। महाप्राण नाम देने का कारण ये था कि जो निराला जी थे ये अपने ग्रंथों में महाप्राणों का जो महाप्राण होते हैं, महाप्राण व्यंजन या वर्ण होते हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया करते थे। तो ये कारण था महाप्राण देने के पीछे। आलोचकों द्वारा निराला जी को छायावाद का सलाहकार पुरुष और छायावाद का रुद्र या महेश की भी कहा जाता है। निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुक्तक छंद को केंचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है, ठीक है। मुक्तक मुक्तक छंद को केंचुआ या रबड़ छंद भी कहते हैं। आगे निराला ने कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद बताया है, ठीक है। निराला ने कवित्व छंद को क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है, ठीक है। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है। यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। ये माधुरी पत्रिका में लिखा गया है, ठीक है। माधुरी पत्रिका में ये लिखा गया है। और आगे निराला जी कहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना होती है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये परिमल की भूमिका में लिखा गया है, ठीक है। माधुरी पत्रिका में ये वाला पॉइंट है जो लिखा गया है। और इसके अलावा मनुष्य की मुक्ति की जब बात करते हैं निराला जी, तो ये परिमल की भूमिका में लिखा गया है। कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं है, बल्कि कवित्व का पुरुष गर्व है, ठीक है। कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, बल्कि कवित्व का पुरुष गर्व है। ये माधुरी पत्रिका में लिखा गया है। इन्होंने 3 पत्रों का संपादन किया है। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले रामकृष्ण मिशन के समन्वय पत्र का भी संपादन किया था। दूसरा है 1923-24 ईस्वी में महादेव बाबू के सहयोग से मतवाला पत्र के संपादक मंडल में भी शामिल हुए थे। या दूसरा 1923-24 ईस्वी में महादेव बाबू के सहयोग से मतवाला पत्र के संपादक मंडल में शामिल हुए। आगे मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ ध्येय वाक्य के रूप में लिखित निम्न पंक्तियां हैं जो निराला जी ने तैयार की हैं, ठीक है। मतवाला पत्र का जिसका संपादन करते थे, तो निराला उस पर कुछ मुख्य पृष्ठ पर ही, यानी कि जो फ्रंट पेज जिसे हम कहते हैं, ध्येय वाक्य के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी रहती थी जो निराला जी ने खुद से तैयार की थी। और ये पंक्तियां हैं: अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। ठीक है, तो जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट के रूप में हम कुछ ध्येय वाक्य लिखते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। आगे तीसरा, रंगीला नामक पत्र के तो निराला जी संपादक, लेखक एवं प्रूफ रीडर अर्थात संपूर्ण दायित्व के रूप में काम करते थे। ठीक है, तीसरा जो रंगीला नामक पत्र था, रंगीला नामक पत्र के तो निराला जी संपादक तो थे ही, साथ में लेखक और प्रूफ रीडर के रूप में भी काम इन्होंने किया था। निराला जी सुधा पत्रिका में लंबी अवधि तक एक संपादकीय लेखक रहे थे। ये भी ध्यान रखना है। तो सुधा, मतवाला, रंगीला, माधुरी पत्रिका, ठीक है, इन सब का संपादन आपने किया है। विशेष कुछ विशेष है इनके बारे में जो देखते हैं। प्रभा पत्रिका, प्रभा पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा संपादित है। प्रभा पत्रिका, इसमें भावों की भिड़ंत है ना। प्रभा पत्रिका जो कि नवीन जी के द्वारा संपादित होती थी, उसमें भावों की भिड़ंत नामक एक लेख प्रकाशित हुआ था। जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है, ठीक है। निराला की बहुत सी जो कविताएं हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है। ये इसमें सिद्ध किया गया है भावों की भिड़ंत में। इस लेख ने तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। आगे प्रथम कविता के रूप में अगर देखें, तो जूही की कली, निराला जी की जूही की कली प्रथम कविता के रूप में जानी जाती है, जो 1916 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यही सर्वमान्य है। जबकि रामविलास शर्मा ने प्रथम कविता को माना है, तो ये भारत माता की वंदना को माना है, ठीक है। ये दोनों को पॉइंटों को याद रखना है। रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना को माना है 1920 ईस्वी। प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें, तो प्रमुख ग्रंथ काव्य संग्रह इनका देखते हैं। सबसे पहले आता है अनामिका 1923 ईस्वी। ये क्रम से और प्रकाशन वर्ष सहित आपको याद करने हैं, इसीलिए यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936,
तुलसीदास 1938, अनीमा 1943, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 53, गीत गुंज 1955, राम की शक्ति पूजा 1936 इम्पोर्टेंट है। सरोज स्मृति 1935 में लिखा गया था, ठीक है? सरोज स्मृति जो बेटी की मृत्यु शोक पर लिखा था। और चतुरी चमार, राम विराग, राग विराग इनकी एक रचना है। गरम पकौड़ी, रानी और कानी स्फटिक शिला, ये सारी आपको काव्य संग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अनामिका तथा गीत गुंज में 2-2 संस्करण प्रकाशित हुए थे, ठीक है? अनामिका और गीत गुंज के दोनों के 2-2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। अनामिका सर्वप्रथम सबसे पहले 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? 1923 ईस्वी में अनामिका प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान देना। आगे गीत गुंज 1954 में पहली बार और फिर 1959 में दूसरी बार प्रकाशित हुआ था। प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो प्रथम काव्य संग्रह आपका अनामिका 1923 और अंतिम काव्य संग्रह इनका कौन-सा है तो सांध्य कांकली है जो 1969 ईस्वी में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। तो ये लास्ट वाला भी इनका अंतिम वाला भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं अनामिका एवं परिमल कविता संग्रह में प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण एवं रहस्यवादी कविताएँ वर्णित हैं, ठीक है? इसमें संकलित की गई हैं। अनामिका और परिमल जो काव्य संग्रह है, उसमें प्रकृति प्रेम और सौंदर्य चित्रण और रहस्यवादी कविताओं को संकलित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कर देना सारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ना, जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो पूरा हिंदी साहित्य कराने के लिए मैंने निश्चय किया है, पूरा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिए। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। परिमल में प्रमुख प्रसिद्ध कविता कौन-कौन सी हैं? परिमल में जो कविताएँ संकलित हैं, उनको याद रखना। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, भिक्षुक, विधवा, बहू, तीन, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, ठीक है? पंचवटी नाम से जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखी है और पंचवटी प्रसंग किसकी है? ये निराला जी की है। निराला जी की प्रसिद्ध कविताओं की अगर बात करें, तो कविताओं में कौन-सी आती हैं? बादल राग इनकी कविता है, सांध्य सुंदरी ये कविता है, यमुना के प्रति कविता है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति वह तोड़ती पत्थर और जूही की कली, तो ये सभी कविताओं के रूप में जानी जाती हैं। अन्य कविताओं की बात करें तो जो बार-बार देखो ये कुछ तो होती है प्रसिद्ध कविताएँ, ठीक है? प्रसिद्ध कविताएँ जो बार-बार पूछी जाती हैं, कुछ होती है अन्य कविताएँ। लेकिन आजकल जो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार जो अन्य चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो अन्य कवि हों, चाहे वो अन्य रचनाएँ हों, चाहे अन्य कविता हों, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठ रहे हैं, है ना? तो इसीलिए इनको अच्छे से याद रख लेना। अन्य कविताओं में सच है, जागो फिर एक बार ये पूछी जाती है, प्रेयसी, रेखा, मारा शिवाजी के पत्र, सैफा लिखा, तुम और मैं भिक्षुक। ये तुम और मैं भिक्षुक ये अन्य कविताओं में शामिल हैं। परिमल में छायावाद के साथ-साथ प्रगतिवादी कविताएँ भी हैं, ठीक है? प्रगतिवादी कविताएँ भी हैं किसके अंदर? परिमल में छायावाद के से संबंधित कुछ कविताएँ रखी गई हैं और प्रगतिवाद से संबंधित। गीतिका में निराला ने अपनी भावना को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत किया है। ये जो गीतिका रचना है उसमें निराला ने अपनी भावना को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास, अब इनका थोड़ा-सा जो तुलसीदास रचना है 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि आपने अगर सभी का डिटेल नहीं पढ़ा ना तो आपको नुकसान होगा, आगे जाके सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कंटेंट को बहुत डीप पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है। इसमें यह श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रूप लिया हुआ काव्य। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी। एक बच्चे का कल कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे मैम ये जो नोट्स आप पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कहाँ से पढ़ा रही हैं? मतलब बच्चे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मोबाइल पर प्रमाणित चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं उनकी तसल्ली के लिए बता दूँ, जिन बच्चों को ये शक है या जिनको ये लगता है कि यहाँ से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। ये सारे जो नोट्स हैं सभी मूल किताबों से बनाए गए हैं, चाहे वो शुक्ल जी, नगेंद्र जी, इसीलिए यहाँ पर इतना सारा रेफ़रेंस आपको देखने को मिलता है ना? बार-बार कि किसका कौन कितना प्रकाशन मानता है, कौन कितना प्रकाशन वर्ष मानता है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि सभी सारे नोट्स मूल किताबों से तैयार किए गए हैं, है ना? इसमें गलती के चांसेस वैसे वैसे तो बिल्कुल ही बहुत कम है ना? 0.1% हो सकता है, मैं ये नहीं कहती गलती नहीं होगी, हो भी सकती है, आप बता दीजिएगा। लेकिन फिर भी इसमें 0.1 ही कोई गलती आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप बेझिझक इनको पढ़ सकते हो, है ना? इसमें यह श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रूप लिया हुआ काव्य है जो तुलसीदास है।
इसमें तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिक्रिया का प्रयास भी किया गया है। तुलसीदास को पत्नी द्वारा फटकार लगने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर राम उपासना में लीन होने की धारणा का वर्णन इसमें किया गया है। पत्नी यानी कि तुलसीदास की जो पत्नी थी रत्नावली, जब उन्हें फटकार लगाती है तो वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके चले जाते हैं और उसके बाद ही वो राम की उपासना करने लगते हैं और उसके बाद ही वो बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं और रामायण की रामचरितमानस की रचना भी वो बाद में ही करते हैं। इस रचना के आधार पर निराला के सर्वप्रिय कवि तुलसीदास बताए गए हैं। इसमें सबसे कठिन छंद का एवं तुक का पालन किया गया है। कुल इसमें 101 छंद हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो तुलसीदास नामक रचना है निराला जी की, इसमें कुल कितने छंद हैं तो 101 छंद हैं। इसे प्रबंध काव्य में खंड काव्य कहा जाता है, ठीक है? प्रबंध काव्य में खंड काव्य की संज्ञा इसको दी गई है, थोड़ा अच्छे से देख लेना इस पॉइंट को। आगे देखते हैं सरोज स्मृति जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ शोक गीत है, ठीक है? ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत है। सरोज स्मृति ये ध्यान रखना। शोक गीत एक 18 वर्षीय पुत्री की करुण स्मृति में लिखा गया है। निराला जी ने के अपने बड़े ही प्यार से माँ और बाप दोनों की जगह लेकर के अपनी बेटी को पाला था, लेकिन 18 वर्ष होने के बाद में उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एक शोक गीत लिखते हैं सरोज स्मृति। सरोज उनकी बेटी का नाम था। करुण स्मृति में लिखी गई है। इसमें निराला ने अपनी बेटी के बदलते मानसिक व शारीरिक परिवर्तनों को बेहिचक लिखा है। इसमें करुण वात्सल्य रसों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक व्यंग्यपरक व प्रतीकात्मक रचना है। इसमें पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है, ठीक है? जो कुकुरमुत्ता है उसमें पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य भी किया गया है। ये ध्यान रखना कुकुरमुत्ता जो है कंटीला होता है, ठीक है? और ये पूंजीपतियों का प्रतीक है। आगे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ना करके उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, ठीक है? इसमें जो कुकुरमुत्ता है उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है लेखक ने, बल्कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है। प्रतीक शैली को अपनाते हुए पूंजीवाद वर्ग का प्रतीक गुलाब व श्रमिक वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता को बताया है, ठीक है? पूंजीवाद वर्ग का जो प्रतीक है वो गुलाब को बताया है। कुकुरमुत्ता में गुलाब और कुकुरमुत्ता दोनों ही आते हैं, ठीक है? गुलाब को बताया और श्रमिक वर्ग का जो प्रतीक है वो कुकुरमुत्ता को बताया गया है। ये जीवटता संघर्ष एवं एकांकी जीवन का जीवंत दस्तावेज है। जो कोकरमुत्ता रचना है वो जीवटता संघर्ष एवं एकांकी जीवन का जीवंत दस्तावेज है। इसमें कवि ने सर्वाहारी वर्ग की प्रशंसा की है और धनवान लोगों की निंदा इसमें की गई है। सर्वहारी यानी कि जो मजदूर वर्ग है उसकी प्रशंसा की गई है और धनवान लोगों की निंदा की गई। नए पत्ते जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। ये इनका जो ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, है ना? मुझे कोई शौक नहीं है आपको लंबी-लंबी क्लास पढ़ाने का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। भले ही आप बार-बार एमसीक्यू, पीवाईक्यू मत करिए। आप इस तरह का कंटेंट पढ़िए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी, और पढ़ लिया है तो भी आप रिवीजन के तौर पर इसको पढ़िए। फिर देखना आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नए पत्ते 1946 में इसमें कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताएँ संग्रहित हैं। नए पत्ते में 7 व्यंग्य प्रधान कविताएँ संग्रहित हैं। ये स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। ठीक है? निराला जी स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनके जन्मदिन पर ही सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी मनाया जाता है। यानी कि निराला जी के जन्मदिन पर ही सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पड़ता है। रामविलास शर्मा ने इन्हें ओज एवं आदित्य का कवि बताया है। द्विवेदी युगीन कवियों द्वारा इनका सर्वाधिक विरोध किया गया है, ठीक है? ये ध्यान रखना। जो नए पत्ते हैं ना, इसमें कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताएँ संग्रहित हैं, ये ध्यान रखना और इसके अलावा ये पॉइंट याद रखना, द्विवेदी युगीन जो कवि हैं, उनके द्वारा इनका सर्वाधिक विरोध किया गया है निराला जी का, ठीक है? भावों की भिड़ंत जो लेख लिखा था नवीन जी की पत्रिका प्रभा में, उससे प्रकाश में आया था कि जिसमें ये सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की नकल है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। रविवार को जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था, जिसे बदलकर 1917-18 में जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, ठीक है? लिखना शुरू किया तो इन्होंने सूर्यकांत नाम रख लिया था। ठीक है? निराला ने कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की जो तुलना है वो अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन से की गई है। जैसे याद रखना, निराला की तुलना किससे की जाती है तो अमेरिकी कवि है वाल्ट हिटमैन। सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का कवि कहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नामवर सिंह क्या कहते हैं कि निराला की कविता को शताब्दी का काव्य कहा है। देखिए,
शताब्दी का कवि किसने माना है? तो नंद दुलारे जी ने माना है। शताब्दी का काव्य किसने कहा है इनकी कविताओं को? तो वो नामवर सिंह ने कहा है। दोनों क्वेश्चन अलग-अलग हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? निराला जी को विविधताओं का कवि कहते हैं। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? चली आ रही छंद परंपरा, चली आ रही छंद परंपरा या रूढ़िबद्ध का निषेध कर नूतन छंद की खोज की है। ठीक है? निराला जी के लिए कहते हैं कि चली आ रही जो छंद परंपरा थी उसका निषेध किया है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुक्तक छंद को शुरू किया था। और नूतन छंद की खोज किसने की है? तो निराला जी ने किया है। रामविलास शर्मा जी के अनुसार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि हैं। क्या आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता के से संपन्न कवि किसको बताया है? तो ये निराला जी को बताया गया है। छंद के संदर्भ में निराला का विद्रोह अधिक स्पष्ट और मुखर दिखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि निराला के नए छंद नए मनोभावों को जन्म देते हैं। ठीक है? निराला के जो नए छंद हैं वो नए मनोभावों को जन्म देते हैं। नेमी चंद्र जैन जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार की नई अनुभूतियों, भावनाओं, कल्पना, चित्रों तथा नवीन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करने के लिए नए-नए माध्यमों की भाषा, छंद व शैली के अगुआ हैं। ये नेमी चंद्र जैन जी ने कहा है। गीतिका ये श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है। ठीक है? गीतिका जो है, गीतिका आपकी जो रचना है वो श्रृंगारिक गीतों का संग्रह इसमें किया गया है। चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों के फौजी इस पत्र के नियमित शीर्षक थे। ठीक है? गीतिका जो पत्र है, गीतिका जो रचना है उसमें चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों के फौजी इस पत्र के नियमित शीर्षक रहे हैं। नामवर सिंह ने इन्हें छंदों का गुरु भी बताया है। ठीक है? नामवर सिंह ने छंदों का गुरु कहा है। पंत जी ने निराला को संवेदनशील कवि कहा है। शुक्ल जी ने निराला को बहुवस्तु स्पर्शनी कवि प्रतिभा का कवि कहा है। याद रखना, शुक्ल जी ने निराला को क्या कहा है? बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि। बादल राग नामक कविता का आगे चलकर रामविलास शर्मा जी ने संपादन किया था। प्रमुख पंक्तियों की इनकी बात करें तो प्रमुख पंक्तियों में वैसे तो काफी सारी पंक्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक दो पंक्तियां इनको देख लेना। चाट रहे झूठी पत्तल वे कवि सड़क पर खड़े हुए, अबे सुन वे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आव, खून चूसा खाद का तूने, अशिष्ट डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, धन्य मैं पिता निरर्थकता कुछ भी तेरे हित ना कर सका। ये सरोज स्मृति से लिया गया है, याद रखना। आगे उपन्यास, इनके उपन्यासों की बात करें तो 4 उपन्यास निराला जी ने लिखे हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936 और प्रभावती 1936। ठीक है? ये क्रम से आपको याद रखना है। निराला जी के अपूर्ण उपन्यासों की बात करें तो चमेली 1941 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 और काले कारनामे 1950 और इसके बाद आता है इंदुलेखा। ठीक है? ये सभी अपूर्ण उपन्यास हैं। अनुदित उपन्यासों की बात करें तो आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, कृष्ण कांत का बील और युगल अंगुलीय, देवी चौधरानी, राज रानी, विश्व वृक्ष, राज सिंह इत्यादि। ठीक है? ये सभी आपके अनुदित उपन्यासों के रूप में जाने जाते हैं। रेखा चित्रों की बात करें तो 2 रेखा चित्र आपके मिलते हैं, कुल्ली भाट 1939 और बिल्लेश्वर बकरिया 1941 में। दोनों को याद रखना। निबंध संग्रहों की बात करें तो प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1951, चयन 1957 और संग्रह 1963 ईस्वी। ये सभी आपके निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह हैं निराला जी के। संदर्भ है यहाँ पर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। ये रामचंद्र तिवारी के जो बुक है वहां से उठाए गए हैं कहानी संग्रह। लिली 1933 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, शुक्ल की बीवी 1941, देवी 1948, चतुरी चमार 1945। सखी कहानी संग्रह का ही संशोधित रूप है। ठीक है? जो सखी है ये वाला सखी का ही सखी कहानी संग्रह का ही संशोधित रूप है। चतुरी चमार ये याद रखना। आगे देखते हैं। समीक्षात्मक कृतियों की अगर बात करें तो रविंद्र कविता कानन। ठीक है? रविंद्र कविता कानन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये इनकी समीक्षात्मक कृति है। पंत और पल्लवी इसका प्रथम संस्करण 1928 ईस्वी और द्वितीय संस्करण 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो निराला की साहित्य साधना। ठीक है? निराला की साहित्य साधना ये 3 भागों में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। आलोचनात्मक ग्रंथों में निराला की साहित्य साधना 3 भागों में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। इसके प्रथम भाग 1969 ईस्वी में के लिए
रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है? ये आलोचनात्मक ग्रंथ निराला जी ने नहीं लिखा है, बल्कि निराला जी के लिए रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, और ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? जिसके लिए साहित्य अकादमी भी मिला था रामविलास शर्मा को। नाटक में बात करें तो पंचवटी प्रसंग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1916 ईस्वी में इनका हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है? 1916 ईस्वी में जब इनकी जूही की कली प्रकाशित हुई थी, तो उसी समय हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण नाम से भी सरस्वती पत्रिका में छपा था। निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली 8 खंडों में संग्रहित है, ये भी ध्यान देना। आगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे, आपको निराला जी से समझ में आ गया होगा कि क्लास काफ़ी अच्छी है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे ही बता रहे हो कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरा भी मन है कि मैं आपको पूरा फ्री ऑफ सब कुछ मतलब पढ़ा दूँ, है ना? बस आप सपोर्ट अपना बनाए रखना। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं है किया कर लेना, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना भाई। शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और हाइप भी ज़रूर कर देना। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गाँव में हुआ था। अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गाँव में हुआ था। ये ध्यान रखना, बचपन में ही माँ सरस्वती का निधन हो जाने से इनका पालन-पोषण प्रकृति की गोद में हुआ है। ठीक है? बचपन में ही पंत जी की माँ थी सरस्वती, उनका निधन हो गया, और प इनका इसके बाद माँ का निधन हो जाने के बाद इनका जो पालन-पोषण है, वो प्रकृति की गोद में हुआ है। प्रकृति का महत्व नारी से भी ज़्यादा माना है, ठीक है? प्रकृति का महत्व पंत जी ने नारी से भी ज़्यादा माना है, और उसमें एक पंक्ति मिलती है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। ठीक है? कैसे उलझा दूँ लोचन, लोचन यानी कि नेत्र। तो प्रकृति के महत्व के लिए यहाँ पर ये कविता लिखी गई है। आगे देखते हैं, ये भावनाओं के कवि हैं, ठीक है? जो पंत जी हैं वो भावनाओं के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में संघर्ष, ममता, पौरुष का अभाव है, ठीक है? संघर्ष, ममता और पौरुष का अभाव मिलता है, क्योंकि माता का प्यार देखा नहीं है ना? तो इसका पता उनकी कविता आँसू की पंक्ति से चलता है। ये याद रखना है, पंत जी की भी एक कविता है आँसू जिसका नाम है, और ये जयशंकर प्रसाद की भी एक रचना है जिसका नाम क्या है? आँसू है, जो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। तो आँसू की एक पंक्ति यहाँ पर मिलती है, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का ज्ञान। तो ये कविताएँ पंक्तियाँ आँसू के से ली गई हैं, ये ध्यान रखना। प्रथम कविता की अगर बात करें तो पंत जी की जो प्रथम कविता है वो गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसके लिए विद्वानों के कुछ कथन, ठीक है? विद्वानों के कथन क्या हैं पंत जी को लेकर के, ना? पंत जी को लेकर के कुछ कथन यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि यदि छायावाद के नाम से एकावाद चल गया होता, तो पंत स्वच्छंदता, ठीक है? यहाँ पर आएगा, स्वच्छंदता के स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। पंत जी की ही रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है? ये बिल्कुल स्वच्छंदतावाद की से अपनी रचनाएँ लिख रहे थे, ठीक है? स्वतंत्र रूप से लिख रहे थे। तो कहते हैं शुक्ल जी, अगर छायावाद के नाम से एक वाद और चल गया होता, तो पंत जी स्वच्छंदता के स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। आगे कहते हैं, दूसरा कथन भी है शुक्ल जी का, कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है? शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। विद्वानों के मत, विद्वान और क्या कहते हैं, शुक्ल जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, ठीक है? शुक्ल जी ने पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है, और छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी पंत को ही मानते हैं। छायावाद का प्रवर्तक पंत ही हो सकते हैं, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। छायावाद का विष्णु पंत थे, ये कृष्णदेव झारी कहते हैं, इनके बारे में हम पीछे बहुत डिटेल में पढ़े थे। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत है, ये कुछ विद्वानों ने माना है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि मानते हैं। इनका जो मूल नाम था वो था गोसाई दत्त। ये मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। 10 वर्ष के हुए तो नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। जब ये 10 वर्ष के हुए तो नाम क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। हिंदी का शब्द शिल्पी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है? हिंदी का
शब्द शिल्पी कहा जाता है। पंत जी को नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि भी कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट याद रख लेना, इससे बाहर तो देखो क्या ही प्रश्न पूछा जाएगा, है ना? ये सब जब आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू करते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपको इतना गहराई में नहीं पूछा जाता, क्योंकि पहले इतना पैटर्न कटन नहीं आता था, अब थोड़ा-सा डीपली पूछा जाता है, मूल किताबों से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, तो इनको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बाँटा है, ठीक है? पंत के जो काव्य हैं, उनको विद्वानों ने 4 चरणों में बाँटा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले छायावादी रचनाएँ, पहले छायावादी रचनाएँ करते थे। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1920 और गुंजन 1932। ठीक है? इन सब का क्रम आपको याद रख लेना है। इसके बाद कुछ प्रगतिवादी रचनाएँ युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ये 3 रचनाएँ जो प्रगतिवाद से संबंधित हैं। युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 1940। अंतःचेतनावादी रचनाओं की बात करें तो इस स्वर्ग किरण 1900 स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949 ईस्वी। इसके बाद है नव मानवतावादी रचना, यानी कि मूलतः प्रगतिवादी, जो मूल रूप से प्रगतिवाद में ही लिखी गई हैं, प्रगतिवाद से संबंधित हैं, तो ये सारी रचनाएँ हैं। युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1949, शिल्पी 1952, प्रतिभा 1956, कला और बूढ़ा चाँद 1959, जिसके लिए साहित्य अकादमी भी मिला था, आगे पढ़ेंगे। चिदंबरा 1956, इसके लिए ज्ञानपीठ मिला था। लोकायतन 1964 ईस्वी, वाणी अभी हमने ऊपर देखा था वीणा, ठीक है? नीचे यहाँ पर है वाणी, पतझड़ एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, ग्रनवेला, पौ फटने से पहले, समाधिता और शशि की तरी। ये सारी रचनाएँ प्रगतिवाद से संबंधित हैं, जिनको आपको याद रखना ही रखना है। पंत के काव्य नाट्य कौन से हैं? काव्य नाट्य यानी कि काव्य संग्रह, वे रजत शिखर, सौवर्ण, मधुवन, युग पुरुष, ज्योत्सना, शिल्पी, अतिमा। ठीक है, एक अतीमा रचना मिलती है, याद रखना। अनीमा जो रचना है वो किसकी है? निराला जी की है। और पंत जी की अतीमा, छाया और मानसी। छाया नाम से एक काव्य संग्रह या कहानी संग्रह किसका मिलता है? तो ये जयशंकर प्रसाद का मिलता है, लेकिन छाया नाम से काव्य नाट्य मिलता है किसका? पंत जी का मिलता है। मानसी नाम से रामनरेश त्रिपाठी की भी रचना मिलती है और पंत जी की भी मिलती है। इनको थोड़ा-सा याद रख लेना। ये भ्रमित करने वाली कुछ रचनाएँ होती हैं, एक नाम से 2 रचनाएँ, 2 लोगों की। पंत के खंड काव्यों की बात करें तो अवगुंठित, मेघनाद वध और राजशेखर, ये 3 खंड काव्य लिखे हैं। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ठीक है? याद रखना। जो पंत जी हैं, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। 1938 ईस्वी में रूपाव पत्रिका का संपादन कार्य किया, ठीक है? 1938 ईस्वी में पंत जी ने रूपाव पत्रिका का संपादन कार्य सँभाला। रूपाव प्रतापगढ़ से निकलती थी, ये याद रखना, और 6 साल भी ये वहीं पर रहे थे। रूपाव प्रतापगढ़ से निकलती थी, इसलिए प्रतापगढ़ में ही रहना पड़ा था 6 साल पंत जी को। आगे कला और बूढ़ा चाँद में इन्होंने तत्कालीन राजघरानों के घरों में स्त्रियों की मनोदशा का चित्रण किया है। कला और बूढ़ा चाँद, ठीक है? इसमें राजघरानों के स्त्रियों का वर्णन किया गया है। पंत जी 1950 से 1957 तक आकाशवाणी नामक चैनल में भी परामर्शदाता रहे थे। इनकी माँ इन्हें गोसेन दत्त कहकर के बुलाती थी, वैसे गोसाई दत्त इनका मूल नाम था, लेकिन गोसेन दत्त कहकर के बुलाती थी इनकी माँ, जिनका निधन इनके बचपन में ही हो गया था। महात्मा गांधी पंत से मिलने कौसानी गए थे, यानी कि इनके गाँव गए थे जहाँ पैदा हुए थे महात्मा गांधी जी, और वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर भारत को स्विट्ज़रलैंड की भी संज्ञा दी थी, ठीक है? किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। पंत जी की कुछ चर्चित कविताएँ जो पूछी जाती हैं, तो संध्या, तितली, तितली नाम से इनकी एक कविता है, याद रखना। ताज, ताज कविता पूछी जाती है। मानव बापू के प्रति पूछा जाता है। अंधियारी घाटी में, काले बादल, पर्वत प्रदेश में प्रवास, बसंत, संध्या के बाद, जग जीवन में, चिरमान, भारत माता, ग्रामवासिनी, ग्रह काज, चांदनी, नौका विहार, तप रे, नहान, द्रुत झरो पूछा जाता है। गंगा, धेनुएं, ग्राम श्री पूछा जाता है। मिट्टी का गहरा अंधकार, जो पूछे जा चुके हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आगे क्या पूछा जाएगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ऐसी तो मुझे तो उम्मीद है ना? अंतिम छायावादी रचना गुंजन 1932 ईस्वी को माना जाता है। अंतिम छायावादी रचना गुंजन को माना जाता है। लोकायतन नामक महाकाव्य गांधी के जीवन पर लिखा गया है, ठीक है? लोकायतन नामक जो महाकाव्य है, गांधी जी के जीवन पर है। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा नाम से है, लेकिन ये गांधी जी की जीवनी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 4 जीवनी दे रखी है और उसमें पूछा था गांधी के जीवन पर
जीवनी नहीं है, तो लोकायतन नहीं है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि गांधी के जीवन पर तो है, गांधी जी के जीवन पर आधारित है, लेकिन पूरी तरह से उनकी जीवनी नहीं है। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा नाम से है, जिस पर 1968 ईस्वी में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए प्राप्त करने वाले प्रथम प्रथम कवि थे कौन? सुमित्रा नंदन पंत। इनका भी नाम याद रखना है। 1968 में सबसे पहले मिला था हिंदी साहित्य में। छायावाद का घोषणा पत्र इनकी रचना को कहा जाता है पल्लव। पल्लव की भूमिका को कहा जाता है, ये मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अंग्रेजी कविता में प्रकृति का वर्णन किया। इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहते हैं? तो ये अ, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। पल्लव की आलोचना व प्रशंसा के बीच पंत ने कहा है, यह तो मेरी कल्पना का विह्वल वाल है। ठीक है, पल्लव की जब आलोचना या प्रशंसा हुई तो उसके बीच में पंत जी ने क्या कहा आलोचना और प्रशंसा के दौरान कि यह तो मेरी कल्पना का केवल विह्वल वाल है। कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। कला और बूढ़ा चाँद पर, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। स्वयं पंत व विद्वानों ने भी पंत की भाषा को परिपूर्ण क्षणों की भाषा स्वीकार किया है। क्या स्वयं पंत और विद्वानों ने भी पंत की भाषा को परिपूर्ण क्षणों की भाषा स्वीकार किया है। पंत जी को रोला छंद अति प्रिय था। ये ध्यान रखना है, पंत जी को जो रोला छंद है वो अति प्रिय था। युग वाणी को प्रगतिवाद के युग की वाणी किसने कहा है? तो ये स्वयं पंत जी ने ही कहा है। युग वाणी को प्रगतिवाद के युग की वाणी किसने कहा है? स्वयं ने कहा है। पंत ने अपने गंभीर भाव को नहीं बल्कि उसकी छाया को दमयंती के समान या रति श्रांता ब्रज बनिता के समान चित्रित करने में सफलता पाई है, डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। आगे पंत जी ने अपने केवल एक रचना वीणा में प्रकृति के प्रेम एवं आदर्शवादिता के रूप को उल्लेख किया है। ठीक है, वीणा में आदर्शवादिता और प्रकृति के प्रेम का वर्णन किया है। केवल एक ही रचना में परिवर्तन कविता में सर्ववाद का रूप ग्रहण कराया गया है। ठीक है, परिवर्तन नामक जो कविता है उसमें सर्ववाद का रूप ग्रहण किया गया है। बाद में यह कविता अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हो जाती है। ठीक है, बाद में जो एक कविता है ना परिवर्तन, ये अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हो जाती है। इस रचना में प्रकृति का कठोर चित्रण कर भयानकता को भी आनंद की ओर मोड़ दिया गया है। आगे मौन निमंत्रण, जो मौन निमंत्रण नामक कविता है, इसमें इन्होंने रहस्यवादी कविता को भावना को अंकुरित किया है। ये ध्यान रखना, रहस्यवादी भावना किसमें अंकुरित हुई है? तो मौन निमंत्रण में होती है। जगत में प्रणय का महत्व पंत ने भावी पत्नी के प्रति, भावी यानी कि होने वाली पत्नी के प्रति तथा स्मृति नामक कविता में व्यक्त किया है। ठीक है, जगत में प्रणय का महत्व, प्रेम यानी कि प्रेम का जो महत्व है वो भावी पत्नी के प्रति स्मृति नामक कविता में व्यक्त किया है। आगे ग्रंथि, ग्रंथि नामक जो काव्य संग्रह हमने ऊपर देखा था, ग्रंथि नामक काव्य संग्रह में असफल प्रेम की कल्पना को व्यक्त करते हुए उसके मूल कर्म को व्यक्त किया गया है। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा अलंकार छंद और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। ठीक है, पल्लव की जो भूमिका है उसमें पंत जी ने भाषा अलंकार छंद और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है, जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। स्वयं पंत की कविताओं में बड़ा विरोधाभास मानते हैं। स्वयं पंत की जो कविताएं वो स्वयं ही अपनी कविताओं में बड़ा विरोधाभास मानते हैं, है ना? कहते भी हैं, सुरभि पीड़ित मदकों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। मौन निमंत्रण नामक जो कविता है उसमें लाक्षणिक सौंदर्य वैचित्र्य का रूप वर्णन किया गया है। पंत की रचनाएं एक खादी के फूल को बच्चन जी ने सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया है कि पंत जी की रचनाएं खादी के फूल, और खादी के फूल को किसके साथ लिखकर मिलकर के प्रस्तुत किया था या लिखा था? तो बच्चन जी के साथ, हरिवंश राय बच्चन के साथ में। हरिवंश राय बच्चन है यहाँ पर, डॉक्टर बच्चन नहीं है जो कि आलोचक है। लोकायतन पर आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था और लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखा गया और इसमें 680 पृष्ठ हैं। ये कितने हैं? 680 पृष्ठों में है ये रचना। ये एक ऐसी रचना है जिसमें प्रतीकों को केंद्र में रखकर विश्व में मानवता तथा विश्व में सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्यम शिवम सुंदरम साम्राज्य की स्थापना कवि करना चाहता है। लोकायतन के अनुसार इसे 2 खंडों में 680 पृष्ठों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में 4 अध्याय हैं और दूसरे खंड में 3 अध्याय हैं। लोकायतन में एक व्यक्ति, एक गाँव, एक युग, एक धरती की गाथा को दर्शाया गया है, ये ध्यान देना। ठीक है, जो लोकायतन है उसमें एक व्यक्ति, एक गाँव, एक युग और एक धरती की गाथा को दर्शाया गया है। पंत की इस मानवता की कहानी को सुनने के लिए यदुवंशी नामक कवि को
दर्शाया गया है, ठीक है? पंत की इस मानवता की कहानी को सुनने के लिए यदुवंशी नामक कवि को दर्शाया गया है। लोकायतन में यह कवि मानवता की कहानी सुनाने के लिए सुनाई किसने है? यदुवंशी नामक एक कवि है, जिनको पंत जी ने अपनी जो रचना है उसमें स्थान दिया है, ठीक है? उसके अनुसार उसके मुँह से अपनी कहानी को सुनवाया है। लोकायतन में यह कवि पहाड़ से सुंदरपुर गाँव में आकर संसार स्थिति पर चिंतन-मनन भी करता है, ठीक है? लोकायतन में ये जो कवि है, यदुवंशी कवि, ये पहाड़ से सुंदरपुर गाँव में आता है और फिर संसार की स्थिति पर चिंतन-मनन करता है। इसमें हरिशंकर, श्री प्रीति, माधव, गुरु, संयुक्ता, गांधी आदि पात्र हैं। बाद में आते-आते संयुक्ता और महात्मा गांधी प्रधान पात्र बचते हैं। ठीक है? तो जो गांधी जी हैं ना, वो एक पात्र के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। पूरी जीवनी उनके ऊपर नहीं है। ये ध्यान रखना पूरी जो रचना है वो केवल उन्हीं के ऊपर नहीं है। महाकाव्य के प्रथम खंड में आज़ादी की प्राप्ति तथा दूसरे खंड में स्वतंत्रता की विकृति पर विचार किया गया है, ठीक है? आज़ादी की प्राप्ति और दूसरे खंड में स्वतंत्रता की विकृति पर। कवि दूसरे खंड में सामंतवाद, दरिद्रता, राग, द्वेष, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के उन्मूलन की बात कहता है। उन्मूलन यानी कि जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं कवि। इसके स्थान पर इस धरती पर मानवता को फिर से स्थापित करने का कवि स्वप्न देखता है। पंत की गद्य रचनाओं की अगर बात करें, तो कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ नाम से 5 कहानियाँ नहीं लिखी, बल्कि 5 कहानियाँ ही शीर्षक है कहानी का। ठीक है? ये कहानी संग्रह है आपका 5 कहानियाँ 1936 ईस्वी में। अनूदित रचनाओं में मधुज्वाल 1938 ईस्वी, इसमें विदेशी कहानियों, तो विदेशी कहानी याद रखना, मधुज्वाल में विदेशी कहानियों तथा उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद है, जिसे कवि ने अपने आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए लिखा था। निबंध संग्रहों की बात करें तो गद्य पथ 1949, शिल्प और दर्शन 1961, कला और संस्कृति ये पूछा जाता है 1965, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1966, 60 वर्ष और अन्य निबंध 1943। है ना? कला और संस्कृति छायावाद वाला पूछ लिया गया है। उपन्यास की बात करें तो एक उपन्यास पंत जी ने लिखा है जो हार के नाम से प्रकाशित है 1960 ईस्वी में। नाटकों की बात करें तो ज्योत्सना 1934 ईस्वी, ये गीति नाट्य के रूप में है, और युग पुरुष 1955 में ये लघु नाटिका के रूप में है। छाया 1956 ईस्वी में ये लघु नाटिका के रूप में है। आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी में लिखा था आत्मकथा के रूप में। तो आगे हमारा महादेवी वर्मा जी हैं, है ना? और मुझे लगता है एक दिन के लिए इतना ही काफ़ी है ना, 2 कवियों को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो एक दिन में, इसमें ही आपको 200 250% गए होंगे, है ना? और इसीलिए इतना ही काफ़ी है। कल करते हैं, थोड़ा गला भी मेरा खराब सा चल रहा है। चलिए ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो भई लाइक सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है ना? नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। बच्चे करते नहीं हो, गलत बात है। और बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना? और हाइप शेयर भी करते रहिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, पीडीएफ आपकी वहाँ पर मिल जाएगी। पूरा हिंदी साहित्य अगर इसी तरह से डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो, पूरी पीडीएफ के रूप में, या फिर अपने घर मँगवाना चाहते हैं, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे बता दीजिए।